तो फ्रेंड्स स्वागत है आपका के टू जेड में। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, खास करके जिनका एग्जाम हिंदी का होने वाला है। और हिंदी में कहीं भी आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो अगर इस वीडियो का पूरा देखते हैं तो कोई ना कोई एग्जाम आपको जनरल कंपटीशन वगैरह में भी आता है। और खास करके अभी जो टीचिंग वीचिंग एग्जाम होता है उसमें भी हिंदी का कुछ क्वेश्चन आता है, तो इसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलने के चांसेस रहता है। तो देखिए हम सब्जेक्टिव से शुरू कर रहे हैं और ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ेंगे, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो आपको ये भी पता चलेगा कि किस क्लास का है, और ये भी पता चलेगा कि इसी से क्वेश्चन आएगा। और आप पढ़ करके जाइए तो आपको लगेगा कि हाँ वास्तविक में जैसा पढ़े और ऐसा क्वेश्चन आया। तो हम कोशिश कर रहे हैं इसमें से ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से आपको पहुंचाने का, और देर नहीं करते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए। हिंदी में कुछ क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि हम पक्षी उन्मुख गगन के शीर्षक कविता का अर्थ लिखिए। तो जब भी कभी भी इसका अर्थ लिखने के लिए आएगा तो लिखिएगा कि हम पक्षी उन्मुख गगन के कविता में पक्षियों की स्वतंत्रता के प्रति तीव्र इच्छा को व्यक्त किया गया है। पक्षी सोने के पिंजरे में बंद रहने के बजाय खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम पक्षी उन्मुख गगन में ये पक्षी के बारे में बताया गया है कि आप पक्षी को चाहे सोने का पिंडा में क्यों ना रखें और खाने के लिए उसे चाहे कुछ भी कितना अच्छा क्यों ना दें, लेकिन वो खुले में रहना ही पसंद करेंगे, स्वतंत्र रहना ही पसंद करेंगे। भले ही उन्हें कड़वी निबोरी खानी पड़े, अगर वो बाहर में रहेंगे उनको कड़वी निबोरी खाना पड़े, कभी ना भी खाना पड़े, तब भी वो खुश रहेंगे, लेकिन वो स्वतंत्र रहना चाहेंगे। वे पिंजरे में रहकर स्वादिष्ट भोजन और सुख सुविधा नहीं चाहते, बल्कि स्वतंत्रतापूर्वक बहते पानी को पीना चाहते हैं। मतलब पक्षी ऐसा होते हैं कि उनका स्वभाव ऐसा होता है कि पिंजरा में रह करके उनको कितना भी अच्छा खाना दीजिए उससे उनको कोई मतलब नहीं, वो बहते हवा और बहते पानी को पीना चाहते हैं और खुले में रहना पसंद करते हैं। यह कविता मनुष्य को भी स्वतंत्रता के महत्व का संदेश देती है और बताती है कि परिधीनता में कोई भी सुख मायने नहीं रखता। कहने का मतलब है कि जब हम लोग गुलाम थे तो कितना भी सुख सुविधा हम लोग को दिया जाए वो अच्छा नहीं लगेगा। कोई भी गुलाम में रहना पसंद नहीं करेगा, किसी के अंदर में रहना पसंद नहीं करता, सभी लोग स्वतंत्र रहना चाहते हैं। तो पक्षी का जीवन भी कुछ ऐसा ही है। इसको आप अच्छा से इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि पहली कठपुतली की बात सुनकर दूसरी कठपुतली को क्यों अच्छा लगता है। मतलब पहली कठपुतली की बात जो सुनती है तो दूसरी कठपुतली को क्यों अच्छी लगती है। तो लिखिएगा कि पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतली को इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि पहली कठपुतली ने स्वतंत्र होने की बात की थी और दूसरी कठपुतलियां भी पराधीनता के बंधन से मुक्त होकर आज़ाद होना चाहती थी। मतलब पहला कठपुतली का बात दूसरा को इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वो पहला वाला बात कहता स्वतंत्र रहने का, खुलकर जीने का, जो दूसरी कठपुतली को काफ़ी पसंद आया था। और दूसरी कठपुतली बोली थी किसी के अंदर गुलाम होकर के रहना, किसी का अधीन होकर रहना से अच्छा है कि हम आज़ाद रहना चाहते हैं, तो ये इसलिए वो अच्छा लगा था। नेक्स्ट था कि मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीने के बाद क्यों आता था। तो आपको हम पढ़ा चुके थे बहुत पहले ही, और निश्चित रूप से क्वेश्चन आने का चांसेस है कि मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें इसलिए बेचता था ताकि वह बच्चों के बीच आकर्षक का केंद्र बना। मतलब जब भी कभी बेचने के लिए आए तो बच्चा लोग उसको देख करके एकदम खुश हो जाए और बच्चे उससे चीज़ें खरीदने के लिए उत्साहित हो। वह हर महीने बाद इसलिए आता था क्योंकि वह एक ही जगह पर रुक कर व्यापार नहीं करना चाहता था और शायद अपने मन को बहलाने के लिए वो अलग अलग स्थानों पर जाता था। मतलब एक ही जगह रुक करके सिर्फ व्यापार नहीं करना चाहता था, सिर्फ पैसा कमाना उसका मकसद नहीं था, वो अलग अलग जगह रुक करके अलग अलग जा करके अपना मन को बहलाना चाहता था। तो मिठाई वाले इसीलिए अलग अलग चीज़ें बेचता था और हर महीने और हर एक महीने के बाद वो आता था। तो ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि हर तरह की सुख सुविधा पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते। तो आप लिखिएगा कि हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते क्योंकि उन्हें स्वतंत्रता प्रिय होती है। मतलब पक्षी को हो चाहे मनुष्य को, सबको स्वतंत्रता प्रिय होता है। तो पक्षी भी पिंजरा बंद करके इसलिए नहीं रहना चाहते थे कि उन्हें स्वतंत्रता प्रिय होती है। वे खुले आसमान में उड़ना, अपनी मर्जी से दाना चुनना और नदियों का शीतल जल पीना चाहते हैं। पिंजरे की सुख सुविधाएं उनकी नैसर्गिक उड़ान और स्वतंत्रता के आनंद की जगह नहीं ले सकता। मतलब वो पिंजरा में रहेंगे तो अपना उड़ना भी भूल सकते हैं और उनको उतना आनंद नहीं आएगा जितना वो स्वतंत्र और खुले आसमान में रहेंगे, भले उन्हें खाने के लिए कितना कुछ भी मिले या ना मिले। या फिर ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि काका कालेकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है। तो आप लिखिएगा कि काका कालेकर ने नदियों को लोक माता इसलिए कहा है क्योंकि नदियाँ माता के समान हमारा पालन पोषण करती है। अब बोलेंगे कैसे, तो हमें जल प्रदान करती है और हमको जीवन देती है, खेतों की सिंचाई होता है, उससे भूमि उपजाऊ बनता है और सभ्यताओं के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वे बिना किसी भेदभाव के सभी को लाभ पहुंचाती है, ठीक वैसे ही जैसे कि हमारी माता अपने बच्चे को बिना कोई भेदभाव के अच्छा देखभाल करती है, वैसे नदियाँ भी हमारे लिए माता के समान है। ये काका कालेकर ने लोक माता के लिए उपयोग किया था, नदियों के लिए। और आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि राय विजय बहादुर के दोनों बच्चों का नाम क्या था। तो आप लिखिएगा कि राय बहादुर जो थे, राय विजय बहादुर, उनके दो बच्चे थे और दोनों बच्चों का नाम, एक का नाम बसंत और एक का नाम मंजरी था। कठपुतली को गुस्सा क्यों आया।
तो आप लोग लिखिएगा, कठपुतली को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि वह सदैव दूसरों के इशारों पर नाचते नाचते थक गई थी और अपनी स्वतंत्रता चाहती थी। मतलब कठपुतली गुस्सा इसलिए आया था कि वो नाचते नाचते थक गई थी और वो दूसरे के अंदर में नहीं रहना चाहती थी, वो स्वतंत्रता चाहती थी। एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है। तो हिमालय की यात्रा में लेखक ने हिमालय की भव्यता, यानी बहुत बड़ा जो विशाल हिमालय उसका भव्यता का, नदी से हिमालय से निकलने वाले नदियों का, झरनों का, घाटियों का और देवदार के वनों का और वहाँ के प्राकृतिक सुंदरता की प्रशंसा की है। तो हिमालय की यात्रा जब कर रहे थे लेखक तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ को देखा, हिमालय का विशाल रूप देखा, वहाँ से निकलने वाले नदियों को देखा, वहाँ झरनों को देखा, घाटियों को देखा, देवदार के पेड़ों को देखा और ये सब जो प्राकृतिक सुंदरता देखा उस सभी का इन्होंने प्रशंसा किया कवि ने। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, तोतो चांद पुस्तक मूलतः किस भाषा में लिखी गई है। तो आप लोग लिखिएगा आंसर में कि तोतो चांद पुस्तक मूलतः जापानी भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में लिखी गई है? जापानी भाषा में लिखी गई है। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि पापा खो गए नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा। तो आंसर में होगा कि पापा खो गए नाटक में सबसे बुद्धिमान पात्र कौआ लगा। कौन लगा? कौआ। अब कौआ क्यों बुद्धिमान लगा? तो देखिए, क्योंकि वह उड़ उड़कर सभी घटनाओं की जानकारी रखता था। जो पापा खो गए ये जो नाटक है इसमें जो कौआ था सभी घटना को उड़ उड़ करके जानकारी रखता था और उसी की सूझबूझ से बच्ची दुष्ट व्यक्ति बच गया था। जो बच्ची को दुष्ट व्यक्ति पकड़ लिया था तो उसी के सूझबूझ से, कौआ के सूझबूझ से दुष्ट व्यक्ति से बच गई थी वो बच्ची। कुछ ट्रू और फॉल्स में क्वेश्चन आने का चांसेस है, तो इसको भी आप समझ के जाइए। कि पापा खो गए शीर्षक पाठ एक नाटक है, तो क्या ये नाटक की कहानी? तभी हम बताए थे कि पापा खो गए एक नाटक है, इसमें कौआ का रोल था, तो ये सही है। तो आप इसको सही कर लीजिएगा अपने हिसाब से। तोतो चांद एक कुर्सी घसीटती हुई लाई थी, तो जो तोतो चांद था एक कुर्सी घसीटती हुई लाई थी, हाँ ये भी सही है, तो इसको भी सही कर लीजिएगा। तोतो चांद एक कुर्सी घसीटती हुई लाई थी। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, तो बिल्कुल सही है, स्वर संधि के 5 भेद ही होते हैं। और नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ नहीं है। देखिए, नदियों का परंपरा हम लोग महाभारत के पहले भी आप देखे होंगे कि जो भीष्म है वो गंगा पुत्र हैं, तो नदियों का माँ तो हम लोग आज से नहीं सदियों से मानते आ रहे हैं। तो ये जो बोला है हमारी परंपरा नई है, तो इसको गलत कर देंगे क्योंकि ये नई नहीं है बल्कि बहुत पुरानी है। पांडु के 5 पुत्र थे, तो बिल्कुल पांडु के 5 पुत्र थे। सबसे बड़ा जो थे उनका नाम युधिष्ठिर था और दूसरा का नाम भीम, फिर उसके बाद तीसरा पे अर्जुन और उसके बाद नकुल और सहदेव रहते हैं। तो 5 भाई थे पांडु, तो 5 पुत्र थे पांडु के, तो बिल्कुल सही है, तो इसको आप सही कर दीजिएगा। और लास्ट स्लाइड इस वीडियो का, इसके बाद ये समाप्त हो जाएगा। हम पक्षी उर्दू गगन के शीर्षक कविता के कवि हैं श्री मंगल सिंह सुमन। हिमालय की बेटियां शीर्षक पाठ 1 है निबंध। कठपुतली से उबली, तो कठपुतली उबली थी गुस्से से क्योंकि उसको स्वतंत्रता पसंद था। मुरली वाले के पास कितनी मुरलियाँ थी, तो उस समय मुरली वाले जब बेचने आते तो उसके पास 57 मुरलियाँ थी। अब पांडु की कितनी रानियाँ थी, तो आप पांडु की याद रखिएगा, पांडु की 2 रानियाँ थी। तो ठीक है, इस वीडियो का हम यहाँ समाप्त करते हैं। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा और बाकी जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। और बाकी जो आपका सब्जेक्ट संस्कृत या चाहे जो भी है तो आप कमेंट में लिखेंगे तो उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं।